सबसे पहले हम बात करेंगे क्विक रिवीजन, मतलब थोड़ा सा मैं भी पेस अपनी इंक्रीज करूंगा तो आप लोग समझने की कोशिश करना। सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जितनी भी कहानी है ये सारी की सारी कहानी किन के लिए है, सॉलिड्स के लिए है। और सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये एक मैटर की स्टेट ही तो है। मैटर में हम जनरली पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। 12th क्लास में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अबाउट सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। दो कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी है? एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है आपका अमॉर्फस सॉलिड। दोनों का डिफरेंस बहुत क्रिस्प होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू किसी फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। मैं खाली बताता जाऊंगा क्या क्या होता है इसके सब पॉइंट्स के फॉर्म में या बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। अमॉर्फस को, अच्छा पहले इसके सारे लिख लेता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक तो जो लॉन्ग रेंज होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, ओके। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज शो होती हैं, लेकिन ये कैसे सॉलिड्स होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। नाउ व्हाट इज एन आइसोट्रॉपिक? एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स वो होते हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसके बारे में डिटेल्स में पता होनी चाहिए, बस पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हर जगह पर सेम नहीं होती। कंडक्टिविटी इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हर डायरेक्शन में सर ये एन आइसोट्रॉपिक है। एन आइसोट्रॉपिक है, नॉट सेम है ना। नॉट सेम इज एन आइसोट्रॉपिक। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? हमारा आइसोट्रॉपिक, जो कि कौन से हैं? अमॉर्फस सॉलिड। पहली बात तो ये फॉल सॉलिड है। दूसरी बात इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तीसरी बात इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है, रेंज, ठीक है। चौथा पॉइंट ये आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। फॉल सॉलिड्स को दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग? याद रखना, सूडो सॉलिड्स। क्या बोलते हैं इसको? सूडो सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल, यहां पे लिखता हूं, क्योंकि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दे बिहेव एज सॉलिड। ये कैसा बिहेव करते हैं? एज सॉलिड। लेकिन जैसे ही आप कंडीशन चेंज कर देते हैं, बट ऑन चेंजिंग दी कंडीशंस दे बिहेव एज विस्कस फ्लूइड। किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं? विस्कस फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? जल्दी से बोलिए हाँ या ना। यस सर। ओके गुड। अब आगे समझिए। इसके तुरंत बाद हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं कुछ ऐसा। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके लिए ना बच्चों जो पेज नंबर 6 एनसीईआरटी पर जो टेबल दिया हुआ है ना, उसको एक बार निगाह जरूर मार लेना, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी क्या होते हैं? पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। याद है? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसको याद कैसे करना मैं आपको बताऊंगा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक। इसको आप ऐसे याद करना कि पोलर सॉल्वेंट में पहली चीज कौन सी इंटरेक्शन मौजूद है? तो याद रखना इसके अंदर मौजूद है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पहली चीज। नॉन पोलर में कौन सी है? डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही, ठीक है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसके अंदर? मॉलिक्यूल्स है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। याद रहेगा? आया ना? सभी के अंदर, इन सब में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये पक्का कर लेना। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो आगे समझिएगा। पोलर सॉलिड्स में, पोलर सॉलिड जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं होती, हालांकि वो आयनिक में पढ़ेंगे हम लोग। तो पोलर सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर आप स्टडी करोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और यही चीज आप स्टडी करोगे इन टर्म्स ऑफ नॉन पोलर, और यही बात करोगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड। और एक चीज और आप पॉइंट पढ़ लेना, फिजिकल नेचर, यानी कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, या ये वीक है, या इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है,
इसको इस फॉर्म में भी पॉइंट्स फॉर्म में लिख लेना, तो आपको याद होते जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स और उनकी सब कैटेगरी। इसके बाद सुनिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद सेम क्लासिफिकेशन आप करेंगे मेटालिक के लिए। तो जो मैंने पॉइंट फॉर्म में आपको कहा है ना, पॉइंटर्स बना लेना अपने लिए, जल्दी याद हो जाएगा उससे। मेटालिक, कोवलेंट और ऐसे ही आपका आयनिक। ध्यान रखना इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आपने पॉइंटर्स बना लिए तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आयनिक में कौन सी फोर्स होती है। आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर कोलम्बिक फोर्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी है ये, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वैसे भी ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड्स है, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में लगती है। अगर ऑपोजिट चार्जेस के बीच में ये फोर्स लग रही है तो आप याद रखिएगा ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्टर नहीं होते, यानी कि इंसुलेटर है किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यही चीज मोल्टन फॉर्म में जब होते हैं, मोल्टन फॉर्म में, तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। ऐसे ही इस वाले पर्टिकुलर टेबल के ना आप नोट्स बना लेना, इतना इसमें खाली 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आने चाहिए। और ऐसे ही एक बच्चों पेज नंबर 8 दिया हुआ एनसीईआरटी, उस पर भी आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, तो बेटर है आप लोग उसे तैयार कर लेना। वो कैसे पूछेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आपको याद होगा एक टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे, जिसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक अरेंजमेंट। एनसीईआरटी याद है सभी बच्चों को? एनसीईआरटी पेज नंबर 8 पर ये ऐसे टेबल दिया हुआ है। इस टेबल का फंक्शन समझ लो, एमसीक्यू भी आ सकता है इसके ऊपर बेस्ड, और एजर्शन रीजनिंग भी आ सकता है। कैसे? वो लिख देगा इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, सॉरी क्यूबिक अरेंजमेंट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, और सेकंड केस बोल देगा ऑल द एंगल्स इन क्यूबिक अरेंजमेंट आर ऑफ 90 डिग्री। तो बोलेगा बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा है एजर्शन भी करेक्ट है और रीजनिंग भी करेक्ट है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। एंड रीजनिंग इज जस्टिफाइंग दी एजर्शन। तो इससे हमारा एजर्शन रीजनिंग आ गया। अब मान लो मुझे एमसीक्यू देना होगा, तो मैं पूछ लूंगा व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर क्यूबिक अरेंजमेंट। तो एक ऑप्शन लिखूंगा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। बी ऑप्शन लिख दूंगा a इज इक्वल टू b बट नॉट इक्वल टू c, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे ये कंडीशंस पता होंगी एग्जैक्टली, दिखने में कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, कंडीशन याद होनी चाहिए हमें। और कंडीशन याद है तो ये हाथों हाथ आप क्वेश्चन कर देंगे, और साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेगा कि आपसे कहा कि बताओ ZnS किस टाइप का है, NaCl किस टाइप का क्रिस्टल बनाएगा। तो ये वाली ज्योमेट्री के साथ में इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो वो एग्जांपल्स भी आपको स्पेसिफिकली लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सा क्रिस्टल कौन सी ज्योमेट्री बना रहा है, और उसमें साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं या नहीं होती है। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए आगे की बात सुनिए। अब आता है मेन पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस में कुछ जानकारी वाली बातें याद कर लो। एक क्रिस्टल ड्रॉ कर रहा हूं, एक लैटिस ड्रॉ कर रहा हूं। ये है आपका यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? किसी भी क्रिस्टल ज्योमेट्री का सबसे छोटा हिस्सा इज नोन एज यूनिट सेल। तो ये एक यूनिट सेल है जिसमें ये सारे के सारे जो है पॉइंट्स है। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो जगहें हैं, जिन जगहों पर हम किसको अरेंज कर रहे हैं बच्चों, एटम्स को अरेंज करते हैं या आयंस को अरेंज करते हैं या किसी सब्सटेंस को अरेंज करते हैं, इन जगहों को हम लोग क्या नाम देते हैं, लैटिस साइट। बात समझ आ रही है? व्हाट इज लैटिस साइट? जल्दी से बोलिए। यस सर। वो पॉइंट्स 3 डायमेंशनल स्पेस में जहां पे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स को हम अरेंज करते हैं। और ये जो हिस्सा मैंने यहां ड्रॉ किया है, दिस अरेंजमेंट इज द यूनिट सेल। क्या होता है यूनिट सेल? सबसे छोटा हिस्सा क्रिस्टल ज्योमेट्री का, जिसे हम बार बार लगातार जब रिपीट करते हैं तो क्या बन जाती है हमारी पूरी क्रिस्टल ज्योमेट्री। क्या मतलब?
अब मैं इसी को लगातार रिपीट करता जाऊंगा, इसी सिस्टम को, तो क्या बन जाएगी पूरी की पूरी क्रिस्टल ज्योमेट्री। समझ आ रही है आप लोगों को? ऊपर भी यस सर। डायमेंशनली भी मैं ऊपर ड्रॉ करता गया तो पूरा क्या बन रहा है, क्रिस्टल ज्योमेट्री बन रही है। ये छोटा हिस्सा जो मैंने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं यूनिट सेल। वो जगह जहां पे एटम्स को अरेंज किया जाएगा स्पेस में उसको क्या बोलते हैं, लैटिस साइट। अब यूनिट सेल के पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ। यूनिट सेल के होते हैं 3 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स बेसिकली। एक होती है एजेस और एक होती है एंगल्स। क्या बोला मैंने? तो यहाँ पे ना 2 पैरामीटर्स हैं। एक होती है हमारी इस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस, देखो क्रिस्टल लैटिस ना ये बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? ये यूनिट सेल के 2 पैरामीटर्स दिख रहे हैं आपको? ये तो हो गए हमारे एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इनके ऊपर ना हम बनाते हैं क्या, इसको बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? एज लेंथ। ये मान लो यहाँ से दूरी एक्स एक्सिस पे ए है, यहाँ से दूरी वाई एक्सिस पे बी है, और यहाँ से दूरी जेड एक्सिस पे सी है। ए बी सी, ये 3 एजेस हो गई हमारी। तो एक तो हो गया हमारा पैरामीटर एजेस, और दूसरा हो गया हमारा पैरामीटर एंगल्स। आपको दिख रहे हैं एंगल्स? आया ना? जल्दी बोलिए, एंगल्स दिख रहे हैं? यस सर। तो याद रखिएगा एक्स वाई जेड एक्सिस, इसके बीच में हम लोग कौन कौन से एंगल ड्रॉ करते हैं मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को। जब हम एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ध्यान रखना जो उसके नीचे लिखे हुए हैं ना वो उसके एंगल कभी नहीं होंगे, जो बचा हुआ है वो उसका एंगल है। तो बताओ एक्स वाई में कौन सा एंगल आया, गामा। बताओ वाई जेड में कौन सा एंगल आ गया, अल्फा। अब बताओ एक्स जेड में कौन सा एंगल आ गया, बीटा। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। ओके, तो अब क्रिस्टल ज्योमेट्री की हमने दोनों पैरामीटर्स पढ़ लिए। और जब ए बी सी बराबर है, या ए बी के बराबर है मगर सी, ए बी के बराबर नहीं है मगर सी के बराबर है, या फिर अल्फा बीटा गामा 90 है, या फिर अल्फा और बीटा 90 है लेकिन गामा 120 है, ऐसे करते करते ना बच्चों 14 तरह की अरेंजमेंट्स बनती है। 14 डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स बनती हैं जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ब्रेविस लैटिस। ये टाइप ऑफ 14 अरेंजमेंट्स जो कि इन पैरामीटर्स को शिफ्ट करने से बन जाती हैं, इसको हम नाम देते हैं ब्रेविस लैटिस। और ये ब्रेविस लैटिस बेसिकली अरेंजमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स के कलेक्शन को नाम दिया गया है जिसको हम लोग ब्रेविस लैटिस कह रहे हैं। अब मतलब की बात आपको मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप याद रखिएगा, एक होता है सिंपल क्यूबिक और एक होता है सेंटर्ड। क्या बोला मैंने? पहला क्या है, सिंपल क्यूबिक, जिसमें स्फेयर कहां पर होंगे, याद रखिएगा स्फेयर सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है। तो पहले कुछ चीजें याद कर लो। हमारे क्रिस्टल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8। कितने फेस होते हैं, 6। कितना बॉडी सेंटर होता है, ध्यान रखना 1। ये सभी को टिप्स पे होना चाहिए। कितने ऑल्टरनेट फेस हैं, याद रखिएगा 2। कितनी एजेस हैं, याद रखिएगा 12। एम आई क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? जल्दी से क्रिश, सूर्यांश, विधि। यस सर। यस सर। सर ऑल्टरनेट फेसेस 2 कैसे हैं? आप ये देखो ऑर्डिनेट फेस 2 कैसे हैं, ये एक दीवार है और ये इसके सामने वाली दीवार है। ठीक है, बाकी जो ये वाली दीवार है जो मैंने अब ड्रॉ करी, ये वाली, और या पीछे वाली ड्रॉ कर दी, या ऊपर वाली ड्रॉ कर दी, या उसके नीचे वाली ड्रॉ कर दी, ये तो ऑल्टरनेट नहीं है ना बेटा। ऑल्टरनेट कौन कौन से हैं? ऑल्टरनेट है एक तो ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार। ठीक है बेटे? यस सर। और इस ऑल्टरनेट पे फेस जब ड्रॉ करूंगा, फेस कहाँ ड्रॉ होगा? फेस हमेशा दीवार के बीचों बीच ड्रॉ होता है। हाँ जी। ऑल्टरनेट फेस कितने होंगे बेटे? सर सर इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। जो स्फेयर कॉर्नर पे है, मैं एक आपको वो दिखा दिया, एक्सिस दिखा दिया। बेसिकली ना ये 4 कमरों को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप देख पाओ तो। ये पहले कमरे की छत है, ये दूसरे कमरे की छत है, ये तीसरे कमरे की छत है और ये चौथे कमरे की छत है। हाँ या ना? समझ पाए आप लोग या नहीं? सही है? अरे हाँ या ना बोलते जाओ जल्दी से, उससे मुझे यस सर। समझ आ रहा है। और मैंने ना ये एक स्फेयर रखा जो इस तरह प्लेस किया गया है, जो इन कमरों के कॉर्नर पे आ रहा है। ये इस कमरे के भी कॉर्नर पे है, इस कमरे की कॉर्नर पर है, इस कमरे के कॉर्नर पे है, इस कमरे के कॉर्नर पे है। अब मैंने क्या किया, इसी के ऊपर 4 कमरे और ड्रॉ कर दिए। आपको समझ आ गया होगा 4 कमरे कैसे बनने वाले हैं।
दिख रहे हैं 4 कमरे बनते हुए? दिख रहे हैं आपको 4 कमरे बनते हुए बच्चों? जल्दी से बोलो। यस सर। क्या इन चारों कमरों के जो ऊपर ड्रॉ किए हैं, क्या उनके भी ये कॉर्नर में आ रहा है? रेड वाला, ये जो रेड वाला है जो पहले ब्लैक था, यस सर। क्या ये स्फीयर उनके भी कॉर्नर में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है कॉर्नर में। देखो ध्यान से, इन चारों कमरों को क्या एक कॉर्नर पे ये दिख रहा है, इस वाले कमरे में भी दिख रहा है, इस वाले कमरे में भी एक कॉर्नर में ये आ गया। देखो ध्यान से, ये वाला कॉर्नर इसका भी तो कॉमन है। तो बेटा जैसे इस कमरे का ये कॉर्नर है, ऐसे ही इस कमरे का भी कॉर्नर है, कॉमन है। ऐसे ही पीछे वाले कमरे में भी ये कॉर्नर कॉमन है, और ऐसे ही पीछे वाले कमरे में भी ये पर्टिकुलर लाइन कॉमन है जिसमें कि ये स्फीयर मौजूद है। तो इसका मतलब जो स्फीयर है, जो कॉर्नर पे स्फीयर ड्रॉ किया, वो कितने रूम्स में दिखाई दे रहा है? कितने रूम्स? वो 8 रूम्स में दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, ये कितने रूम्स में दिखाई दे रहा है? 8 में। तो बताओ कंट्रीब्यूशन इन 1 रूम, कंट्रीब्यूशन इन 1 रूम कितना हो गया? 1/8। जल्दी से बोलो सभी लोग, हाँ या ना? यस सर। तो याद रखिएगा कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अब आ जाइए कॉर्नर के बाद नेक्स्ट कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस। फेस वाला बहुत ही आसान है, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। अब ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया, इस क्यूब के ये 6 फेस दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पीछे वाला 5वां, और फ्रंट वाला, फ्रंट वाले को मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रंट वाला ये येलो वाला, हाँ या ना? क्लियर है? तो कितने फेस है आपके पास? फेस सेंटर में, फेस सेंटर में आपके पास 6 फेसेस हैं। अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा, मैंने इस फेस पे ना एक विंडो ड्रॉ कर दी, एक विंडो ड्रॉ कर दी, और इसके साथ एक कमरा बना दिया। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, इस विंडो को कितने रूम में देखा जा सकता है? जल्दी बोलिए। सर 2। 2 कमरे, एक इसमें दिखाई देगी विंडो और एक इसमें दिखाई देगी, और तो कोई कमरा नहीं बन सकता जिसमें विंडो दिखाई दे। नो सर। इसका मतलब जो इसका कंट्रीब्यूशन है एक कमरे के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर इन 1 क्यूब कितना हो जाएगा? 1/2। क्या 1/2। समझ आ रही है? क्योंकि 2 में दिखाई दे रहा है तो एक में कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये फेस सेंटर हो गया। इसके तुरंत बाद आ गया बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो नाम में ही डेफिनेशन है कि किसी एक स्फीयर के, एक क्यूब के बीचों बीच वो लाई कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, वो जो स्फीयर ड्रॉ किया वो बॉडी के बीचों बीच ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल बीचों बीच। अगर ये बॉडी के बीचों बीच, ऑब्वियस सी बात है, ना तो किसी और स्फीयर में दिखाई देगा ये, ना किसी के ऊपर ना किसी के नीचे, ये खाली एक ही पर्टिकुलर क्यूब में दिखाई देगा। कौन सा क्यूब है जिसमें दिखाई दे रहा है? इस पर्टिकुलर क्यूब में दिखाई देगा, वो भी सेंटर में है इसीलिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ है ना? तो कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? कंट्रीब्यूशन ऑफ इन 1 स्फीयर कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल, it is 1 only, in 1 unit cell is 1 only. Am I clear to all? यस सर। Okay. अब यही चीज ऑल्टरनेट फेस में क्या होता? ऑल्टरनेट फेस में अब बाकी तो वही आ गया। अब आता है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल क्यूबिक। अब प्योर सिंपल क्यूबिक, ये तो एक स्तर का निकाला आपने। अब अरेंजमेंट की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। कैसे आप सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में कंट्रीब्यूशन निकालते हैं? तो हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, स्फीयर खाली कहाँ पे अरेंज होते हैं? याद रखना, सिंपल क्यूबिक में स्फीयर्स आर अरेंज्ड ओनली एट द कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर होते हैं हमारे? कॉर्नर होते हैं 8। तो कॉर्नर अगर 8 है, यानी टोटल स्फीयर कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो हमारे स्फीयर हो गए। अब कंट्रीब्यूशन निकालेंगे 1 स्फीयर का, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 स्फीयर इन 1 यूनिट सेल। आप जानते हो अभी निकाला था हम लोगों ने, कॉर्नर वाले किसी भी स्फीयर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। अब ऐसे कितने स्फीयर है? 8। तो टोटल कंट्री कितना हो गया? टोटल कंट्री हो गया 8 इंटू 1/8। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। 8 इंटू 1/8 समझ आ गया बच्चों?
जल्दी बोलिए 8 इंटू 1/8, एम आई क्लियर और नॉट? Yes, sir. अब आ जाओ सेकेंड, जो हम फेस सेंटर कह रहे थे। अब फेस सेंटर में याद रखना दो तरह के स्फेयर्स आते हैं, एक तो फेस वाले आते ही आते हैं और फेस के साथ कॉर्नर भी आता है। तो कॉर्नर कितने ड्रॉ करोगे? 8। ये 8 कॉर्नर ड्रॉ कर दिए, और कॉर्नर के साथ साथ आपने क्या ड्रॉ कर दिए? फेस। 1 2 3 4 5, फ्रंट वाला 6। सही है। अब कॉन्ट्री कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ध्यान रखना, दो तरह के स्फेयर्स हैं, इसमें एक कॉर्नर है और एक फेस है। कॉर्नर कितने? 8 और फेस कितने? 6। कॉन्ट्री ऑफ कॉर्नर इन 1 यूनिट सेल आप जानते हो कितना होता है? 1/8। और किसी पर्टिकुलर एक स्फेयर का जो फेस पर प्रेजेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में? 1/2। तो बताओ टोटल कॉन्ट्री कितना हो गया? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, आंसर वुड बी 4। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. ओके, अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं। थर्ड टाइप की बात में हमारे पास बॉडी सेंटर है। तो बॉडी सेंटर में भी याद रखना कि स्फेयर कहाँ कहाँ मौजूद है। स्फेयर हमारा कॉर्नर पे तो है ही, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बीचों बीच भी मौजूद है, बॉडी के बीचों बीच। तो आप कॉन्ट्री ध्यान रखना, कॉर्नर है इसमें एक तो, और एक इसमें बॉडी के सेंटर पे है। कॉर्नर कितने हैं? 8, बॉडी कितना है? 1। कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1 यूनिट सेल 1/8, कॉन्ट्रीब्यूशन इन बॉडी सेंटर 1। बताओ टोटल कॉन्ट्री कितना हो गया? टोटल कॉन्ट्री हो गया 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1। कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब इसके आगे की बात सुनिए। इसके बाद ना आपसे पैकिंग फ्रैक्शन डिराइव नहीं कराएगा, लेकिन आपसे रिलेशनशिप निकलवा लेगा पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज के लिए। तो 3 तरह के हमारे पैकिंग फ्रैक्शन निकलते हैं। एक निकलता है सिंपल क्यूबिक, एक निकलता है बीसीसी, और एक निकलता है एफसीसी। सिंपल क्यूबिक में ध्यान रखना बच्चों, रिलेशनशिप लर्न कर लो। A इज इक्वल टू 2R पहला फॉर्मूला। दूसरा Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज का फॉर्मूला। ये हर जगह सेम रहता है फॉर्मूला। पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। और सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4% है, और इसकी जो वॉइड स्पेस है वो है 100 माइनस 52.4%, दैट इज 47.6%। ठीक है। ऐसे ही बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में A इज इक्वल टू आता है आपका 4R अपॉन √3, इसका Z होता है 2, इसका Z होता है 1, याद रखना, ये भी याद कर लेना। और इसकी A और R में ये रिलेशनशिप होती है। फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का आपने ऊपर देख ही लिया। इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज निकल के आती है वो आती है 68%, और इसकी वाइट स्पेस कितनी होती है? 32%। ठीक है। और जो एफसीसी है, एफसीसी में आता है A इज इक्वल्स टू 2√2R। क्या होता है? A इज इक्वल टू 2√2R, और Z की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है इसके अंदर। और Z अगर 4 है तो इसका फॉर्मूला वही है पैकिंग फ्रैक्शन का, तो पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज वुड बी 74%, और वॉइड कितना हो गया इसके अंदर? 26%। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। इसके बाद एक फॉर्मूला हमारा डेंसिटी का आता है, उस पर भी बेस्ड ना, पहले तो फॉर्मूला ही आना चाहिए हमें। डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन Na इंटू A क्यूब, वेयर Z इज द कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हमें याद है ऊपर लिखा है मैंने, ये Z इक्वल टू 2, Z इक्वल टू 4 और Z इक्वल टू 1। आपको बोलेगा सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी है, बीसीसी है। एक बात आप लोग और याद रखना, एफसीसी कहे, एचसीपी कहे या सीसीपी कहे, ये सारे के सारे 4 होते हैं। ठीक है। और इवन ऑक्टाहेड्रल भी कहे अरेंजमेंट, तो इसमें Z कितना है इसका? 4। ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, Z इंटू एम अपॉन Na इंटू A क्यूब में Z तो हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन, M हो गया मॉलिक्यूलर मास,
Na होता है एवोगैड्रो नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू है 6.022 10 की पावर 23। A यहाँ पे क्या है, एज लेंथ, जिसकी हमने रिलेशनशिप ऊपर लिखी है, A इज इक्वल टू 2r सिंपल क्यूबिक में, A इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3 BCC में, और A इज इक्वल टू 2√2r FCC में। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा हाँ या ना? यस सर।